मूवी के स्टार्टिंग में एक पति वापस काम से घर लौटता है। रूम का गेट खोलता है और जब कमरे में देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ बिस्तर में थी। बिस्तर पर पड़ी हुई वो भी पति को हैरानी से देख रही थी। पति को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। एक वीरान इलाके से हम रघु नाम के शख्स को देखते हैं जो यहाँ रेलवे क्रॉसिंग का गेटकीपर है। वो पास ही बने छोटे से घर में रहता है। उसका काम है यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना। उसकी कोई फैमिली नहीं है, बस अपने पालतू गधे सिग्नल के साथ ही वह दिन गुजारता है। हर रोज की तरह उस दिन भी रघु पटरी पर कान लगाकर ट्रेन के आने का इंतजार करता है। जैसे ही ट्रेन आती है वह उसे हरी झंडी दिखाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है एक औरत पर जो अचानक ट्रेन से गिर गई थी। रघु फौरन भागकर उसके पास पहुंचता है। औरत चोट खाकर बेहोश हो चुकी थी। रघु उसे उठाकर अपने घर ले आता है। जब वह उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा होता है तभी औरत को होश आ जाता है। उसका नाम था चैताली। रघु उससे पूछता है कि वह ट्रेन से क्यों कूदी, तो चैताली बताती है, मैं ट्रेन से कूदी नहीं थी। दो लोग वॉशरूम के पास झगड़ रहे थे। जब मैं वॉशरूम गई तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना पता है कि मेरे पति भी ट्रेन में थे, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे यहां से तुरंत जाना होगा। रघु उसे समझाता है, यहां से निकलना आसान नहीं है। दूर दूर तक न बस है न गाड़ी। आपको बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा और इस हालत में यह आपके लिए ठीक नहीं। लेकिन चैताली डर और बेचैनी की वजह से वहां रुकना नहीं चाहती। वह अकेले ही रास्ता ढूंढने निकल जाती है। चारों तरफ सिर्फ वीरान जमीन थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और चलते चलते चैताली बेहोश हो गिरती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह फिर रघु के घर में होती है। रघु उसे उठाकर वापस ले आया था। अब चैताली पूरी तरह होश में थी। रघु उसे कहता है, कल सुबह तक आपके पति आपको ढूंढते हुए यहां पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो। रात को रघु उसी कमरे में चैताली के सोने का इंतजाम करता है, लेकिन चैताली बहुत डरी हुई थी। एक अनजान आदमी के साथ रहना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे शक था कि कहीं रघु उसके साथ कुछ गलत न कर दे। वह बिस्तर पर लेट तो जाती है मगर आंखें बंद नहीं करती और बार बार रघु को ही देखती रहती है। रघु यह समझ जाता है कि चैताली अनकंफर्टेबल है, इसलिए वह उठकर बाहर चला जाता है और अपने गधे सिग्नल से बातें करने लगता है। वह बताता है कि कितने सालों बाद आज उसे किसी इंसान को देखने का मौका मिला है। रघु के बाहर जाने पर चैताली भी चैन से सो जाती है। अगली सुबह रघु चाय बनाकर चैताली को देता है और कहता है, कई सालों से मैं यहाँ अकेला हूँ। किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल दूं तो प्लीज बुरा मत मानना। और हाँ, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। यहाँ रेलवे का एक फोन है, उससे बाहर कॉल तो नहीं जा सकती, लेकिन जब भी पास वाले स्टेशन से ट्रेन निकलती है वहां से कॉल आती है। अगर अगली बार कॉल आया तो मैं आपके बारे में बता दूंगा। इतने में सचमुच फोन की घंटी बजती है। रघु जैसे ही चैताली का जिक्र करने लगता है, चैताली फौरन फोन काट देती है। वह कहती है, मुझे नहीं पता था आप कैसे इंसान हो, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। सच ये है कि मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, बल्कि मैंने खुद छलांग लगाई थी, वो भी अपने पति से बचने के लिए। दरअसल मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरे पति जिनको असल में मेरे पेशेंट थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन एक दिन उनकी पहली पत्नी ने एक मामूली सी बात पर खुदकुशी कर ली। इसलिए वह बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। दरअसल वह मेरे पहले पेशेंट थे, इसलिए मैंने उनको ठीक करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी। फिर धीरे धीरे वह मेरे लिए स्पेशल बन गए। हम दोनों हर रोज मिलने लगे। जिनको मुझे बहुत पसंद करने लगा था। धीरे धीरे उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। भले ही वह डिप्रेशन का मरीज था, लेकिन मेरी देखभाल और प्यार से वह काफी हद तक ठीक हो गया था। चैताली भी झिंको को चाहने लगी थी, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि चैताली एक पागल आदमी से शादी करे, लेकिन चैताली को झिंको पर भरोसा था, इसलिए उसने अपने घर वालों को बताए बिना ही शादी कर ली। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। शुरुआत में चैताली को लगा कि उसकी लाइफ अब खुशहाल होगी, लेकिन सब उल्टा हुआ। झिंको को ड्रग्स की लत थी। जब भी उसे ड्रग्स नहीं मिलते, वह गुस्से में चैताली को बुरी तरह पीटता। कभी प्यार जताता तो कभी हैवान बन जाता। चैताली को लगता रहा कि वक्त के साथ वह बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना बताते बताते चैताली चुप हो जाती है और नहाने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रघु उसके बारे में ही सोच रहा था, और जब चैताली नहा रही थी तो रघु चोरी चुपके उसे देखने लगता है। चैताली उसे टोवल और कपड़े लाने के लिए कहती है। रघु पास में जो भी साफ सुथरे कपड़े थे वह उसे दे देता है। खुद भी अंदर जाकर शर्ट बदल लेता है और आईने में बाल संवारने लगता है। थोड़ी देर बाद चैताली कमरे में आती है और रघु से उसके परिवार के बारे में पूछती है। रघु बताता है, मेरे परिवार में अब कोई नहीं है, सिर्फ मेरी मां थी, वो भी गुजर गई। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ अकेला ही रह रहा हूँ।
मेरे पास कुछ बकरियां और मुर्गियां हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। ये सुनकर चेताली उसे सलाह देती है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। रघु हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, यहां तक कि आपका मेरे पास आना भी भगवान की मर्जी है। लेकिन चेताली कहती है, मैं भगवान को नहीं मानती। लगता है जैसे उन्होंने मुझे पैदा करके भुला दिया हो, तभी तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है। इसी बीच रघु अचानक पूछ बैठता है, आपकी पीठ पर जो जख्म का निशान है वो कैसे आया? ये सुनते ही चेताली समझ जाती है कि रघु ने उसे नहाते हुए देख लिया था। वह धीरे से बताती है, ये सब मेरे पति की देन है, मेरे पूरे शरीर पर ऐसे ही घाव हैं। एक दिन मैंने उसकी डायरी पढ़ ली थी, उसमें लिखा था कि उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या की थी, लेकिन तभी झिंको ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझे भी मार डालेगा। मुझे पता था कि जो इंसान अपनी पहली बीवी को मार सकता है वो अपनी दूसरी बीवी को भी जान से खत्म कर देगा। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। वह जानता था कि मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ, इसलिए वह मुझे जबरन रेलवे स्टेशन ले गया और ट्रेन में बैठाकर कहीं ले जाने लगा। अगर मैंने उस रात ट्रेन से छलांग नहीं लगाई होती तो या तो वह मुझे मार देता या जिंदा रखकर रोज टॉर्चर करता। मैं बस उसके चंगुल से आजाद होना चाहती थी। ये कहते कहते चेताली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, काश मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती। रघु उसकी बात सुनकर कहता है, मेरी कहानी भी कुछ आपकी जैसी ही है। मैंने भी अपने घर वालों की बात नहीं मानी थी। शायद मुझे भी वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए थी। हम दोनों इस मामले में बिल्कुल एक जैसे हैं। रघु उसे समझाता है कि यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए वह अब सुरक्षित है। चेताली भी धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर थोड़ा सहज हो जाती है। इसी बीच फोन की घंटी बजती है। रघु कहता है, आज पहली बार मैं ट्रेन का टाइम भूल गया। आपसे बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। शायद आपके आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। असल में बदला कुछ भी नहीं है, ये घर, ये काम सब वही है। बस फर्क इतना है कि आप यहाँ हो। आपकी वजह से सब कुछ नया सा लग रहा है। इतना कहकर वह बाहर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने चला जाता है। इधर चेताली अकेली घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे अलमारी में एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है। उसमें छपा था एक परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या, और उसके ठीक पास रखी थी रघु की आईडी, लेकिन उस आईडी पर तस्वीर किसी और की थी। इसे देखकर चेताली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि जिसके साथ वह अब तक रह रही थी वो असली रघु नहीं है। अब चेताली को समझ आ चुका था कि यह आदमी अपनी असली पहचान छुपाए बैठा है। वह जल्दी से वो अखबार और आईडी वापस अलमारी में रख देती है। इतने में रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद अंदर आता है। चेताली उसे देखकर घबरा जाती है। रघु को लगता है कि शायद चेताली यहाँ रहने की वजह से परेशान हो गई है। वह उसे समझाता है, डरो मत, तुम्हारा पति यहाँ तक नहीं आ सकता, और अगर आया भी तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। लेकिन तभी उसकी नजर अलमारी के पास पड़ी उस आईडी कार्ड पर पड़ती है जो चेताली से गिर गया था। आईडी देखते ही उसे एहसास हो जाता है कि चेताली अब उसकी असली सच्चाई जान चुकी है। रघु धीरे से आईडी उठाता है। चेताली डरकर पास रखे चाकू को अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन रघु पूरी तरह शांत था। उसने कहा, आपका डर सही है, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो मेरा नाम रघु नहीं, जॉर्ज है। और फिर जॉर्ज अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। बचपन में मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब बड़ा हुआ और उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने मुझे ठुकरा दिया। वो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। जब उसे अमीर घर मिल गया उसने मुझे छोड़ दिया। तभी मैंने कसम खाई कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी माँ की जिद के आगे मैं झुक गया। वो चाहती थी कि मेरी शादी हो, और फिर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने एक लड़की से शादी कर ली। शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही मेरी माँ चल बसी। मैं टूट गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे संभाला। धीरे धीरे उसकी देखभाल से मैं उठ खड़ा हुआ। उसने खेती बाड़ी में मदद के लिए अपने चाचा के बेटे को भी हमारे साथ रहने के लिए बुला लिया। हम तीनों साथ में रहते थे। 1 साल बाद हमारे घर एक बेटा हुआ, और कुछ साल बाद एक बेटी भी। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए था भगवान से। मेरी जिंदगी मुझे पूरी लग रही थी, इसलिए मैं नसबंदी करवाने डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, नसबंदी करवाने से कोई फायदा नहीं है, तुम तो वैसे भी कभी बाप बन ही नहीं सकते। मतलब वो दोनों बच्चे मेरे नहीं थे। घर पहुंचा तो देखा मेरी पत्नी और उसका चचेरा भाई दोनों एक ही बिस्तर में थे और मेरे साथ धोखा कर रहे थे। सच मेरे सामने था, दोनों बच्चे भी उनके और परिवार भी उन्हीं का। मैं तो उनके परिवार में एक बाहरी इंसान था, बस मुझे ही पता नहीं चला। उस दिन गुस्से और धोखे में मैंने सब खत्म कर दिया। पत्नी और उसके आशिक और वो दोनों बच्चे, चारों को मैंने मौत के घाट उतार डाला। उसके बाद मैं वहां से भाग निकला। पुलिस से बचने के लिए दिन में छुपता और रात को सफर करता। फिर भटकते भटकते मैं यहाँ पहुंचा। यहाँ मेरी मुलाकात हुई रघु काका से। वो बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। मैं उनके साथ खेती करने लगा,
लेकिन कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गए। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन पुलिस का डर था। उनकी हालत बिगड़ी और वो चल बसे। मजबूरी में मैंने उन्हें यहीं दफना दिया। असल में मेरी माँ की मौत भी मुझे अब समझ आती है। शायद मेरी पत्नी ने ही उन्हें जहर दिया था, क्योंकि मेरे जाने के बाद वही थी कबाब में हड्डी। उनके रहते मेरी बीवी और उसका चचेरा भाई गलत काम नहीं कर सकते थे, और उन दरिंदों ने मेरी माँ को मार डाला। और जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मैं बेकाबू हो गया और यह सब कांड कर बैठा। अगर आप मेरी जगह होती तो शायद आप भी यही करती। जॉर्ज की पूरी बात सुनकर चैताली का दिल पसीज जाता है। वो कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमारी जिंदगी सच में एक जैसी है। हम दोनों ने जिस इंसान से प्यार किया उसी ने हमें धोखा दिया। जॉर्ज अपनी सच्चाई बताने के बाद पहली बार टूटकर चैताली के सामने रोने लगता है। वो कहता है, तुमसे सब कुछ कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हम दोनों ने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अब हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। चैताली भी पहली बार उसे इंसानियत की नजर से देखने लगती है। अगले सीन में घर में पानी खत्म हो जाता है। पानी लाने के लिए काफी दूर एक पहाड़ी के पास जाना पड़ता था। चैताली उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए कहती है, आज मैं पानी ले आऊंगी। जॉर्ज रास्ता दिखाते हुए बताता है, उस पहाड़ी के पास एक कुआं है। चैताली जब वहां जाती है तो उसे यह जगह अजीब लगती है। दरअसल वहां एक पूरा गांव हुआ करता था, लेकिन एक दिन अचानक पूरा गांव गायब हो गया। तब से वहां कोई इंसान नहीं दिखा। चैताली पानी लेने निकल जाती है। जॉर्ज घर के अंदर आ जाता है, तभी अचानक उसे आहट सुनाई देती है। बाहर जाकर देखता है, सामने खड़ा है झिंको, चैताली का पति। झिंको कहता है, मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूं, वो दिमागी मरीज है। इलाज के लिए मैं उसे शहर ले जा रहा था, लेकिन चलते ट्रेन से कूदकर वो भाग गई। आप यहां रहते हो, जरूर आपने उसे देखा होगा। जॉर्ज चौकन्ना हो जाता है और उसकी बात सुनता है। झिंको आगे कहता है, वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन कभी भी पागलों जैसी हरकत कर सकती है। वो ड्रग्स की आदी है। मैं उसका डॉक्टर हूं। मेरा नाम डॉक्टर झिंको है। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मुझे लगा कि अब वो ठीक हो गई है, इसलिए मैंने हाँ कह दी। लेकिन शादी के बाद उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। मैंने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन वहां उसने एक वार्डन को मार डाला। मैंने उसे पुलिस से बचाया और अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन उसने ट्रेन से छलांग लगा दी। वो जिसे भी मिलती है उसे ये कहानी सुनाती है कि मैं खतरनाक हूं और वो मासूम है। असलियत यह है कि वो खुद दूसरों के लिए खतरा है। अगर आपने उसे कहीं देखा है तो प्लीज मुझे बता दो। अगर वो यहाँ है तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जॉर्ज गहरी सांस लेता है और कहता है, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपकी बीवी यहाँ नहीं है, उसे कहीं और ढूंढो। जॉर्ज घर के अंदर लौटता है, लेकिन झिंको उसके पीछे पीछे आ जाता है। घर में पहुंचकर उसे चैताली की ड्रेस दिख जाती है। वो गुस्से में जॉर्ज को मारने लगता है और चिल्लाता है, बता चैताली कहाँ है। जॉर्ज भी बचाव में लोहे की रोड उठाकर उसके पांव पर मारता है। तभी झिंको दर्द से कराहते हुए शिखा नाम लेकर चिल्लाता है। जॉर्ज चौंक जाता है और पूछता है, क्या उसका नाम शिखा है? उसने तो मुझे चैताली बताया था। झिंको कहता है, हाँ, असली नाम शिखा है। चैताली तो उस वार्डन का नाम था जिसे शिखा ने मार डाला था। वो कोई मासूम लड़की नहीं है, बल्कि एक खतरनाक और मेंटली अनस्टेबल औरत है। उसी वक्त चैताली यानी शिखा पानी भरने के बाद कुएं से लौट रही थी। रास्ते में उसका सामना जॉर्ज से होता है। जॉर्ज उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम शिखा हो ना? ये सुनते ही चैताली का मटका हाथ से छूट जाता है। वो घबराकर पूछती है, क्या वो आ गया? जॉर्ज गुस्से में कहता है, हाँ, तुम्हारा पति आ गया। उसने मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुम पर भरोसा किया था। चैताली गहरी सांस लेती है और कहती है, नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। मेरा नाम चैताली ही है। शिखा उसकी पहली पत्नी का नाम था जिसे झिंको ने मारा था। वो पागल है। उसे लगता है कि मैं उसकी पहली पत्नी शिखा हूं, लेकिन जॉर्ज अब बेकाबू हो चुका था। वो चिल्लाता है, मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। चैताली निराश होकर कहती है, मुझे लगा था कि अब मैं आजाद हूं, तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। मेरे नसीब में तो उसके हाथों से मरना ही लिखा है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत दूंगी और पुलिस को फोन करके सब बता दूंगी। जॉर्ज कहता है, नहीं, पुलिस को बीच में मत लाना। चैताली ठंडे लहजे में जवाब देती है, पुलिस आएगी तो तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम एक मतलबी इंसान हो। इतना कहकर वो घर की तरफ बढ़ जाती है। घर के अंदर बैठे झिंको की नजर जैसे ही चैताली पर पड़ती है, वो रोती हुई चैताली को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वो बड़ी उम्मीद से रघु की तरफ देखती है, मानो उसके मन में अब भी उम्मीद है कि रघु उसे बचा लेगा, और ठीक वैसा ही होता है। रघु बीच में आकर झिंको को रोकता है और कहता है, तुम चैताली को यहां से ले जाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम इसे मार डालोगे। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। हम कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे।
लेकिन तभी चेताली अचानक पीछे से झिंको के सिर पर लोहे की रोड दे मारती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। रघु उसे शांत करता है। तुम मत रो, तुमने बिल्कुल सही किया है। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम नहीं करती तो शायद मैं ही इसे मार देता। लेकिन तभी झिंको तड़पते हुए उठने की कोशिश करता है। रघु बिना देर किए उसी रोड से उसके सिर पर वार करता है और इस बार झिंको हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चेताली घबराई हुई अंदर भाग जाती है। इसी बीच रघु झिंको का वॉलेट उठाता है और उसमें से पैसे निकालने लगता है, लेकिन पैसों के साथ एक हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट पर्ची निकलती है। पर्ची पर साफ लिखा था पेशेंट शिखा। यह देखकर रघु हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि झिंको जो भी बता रहा था वो बिल्कुल सही था। असल में पागल झिंको नहीं बल्कि शिखा थी। चेताली असल में शिखा ही है, मतलब झिंको बेचारा गलत नहीं था, वो यूं ही मारा गया। तभी शिखा रघु की पर्ची देखते हुए देख लेती है और घबराकर फावड़ा उठाती है। अचानक जोर से रघु के सिर पर मारती है। रघु जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। यह सीन यही कट हो जाता है। जब रघु को होश आता है उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है और तभी सच्चाई सामने आती है। असल साइको न शिखा थी और न ही झिंको, बल्कि रघु ही असली दरिंदा था। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी और उसके आशिक को खत्म किया, फिर उन दोनों बच्चों को भी मार डाला। यही नहीं, यहां आने के बाद उसने गेटकीपर को भी मार दिया ताकि कोई उसकी पहचान न जान सके। और अब शिखा और झिंको को भी उसी ने ठिकाने लगा दिया। उसकी आदत थी, जिसे भी मारता वही गाड़ देता और ऊपर पौधा लगा देता ताकि किसी को शक भी ना हो। यानी पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था रघु द रियल साइको। तो दोस्तों, यही थी मूवी लेवल क्रॉस की पूरी कहानी। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।